नमस्कार। इस विश्लेषण में हम फ्यूल प्राइस हाइक, इन्फ्लेशन और इनका आम जनता पर पड़ने वाले पूरे आर्थिक बोझ को डीपली डिकोड करेंगे। आइए इन फैक्ट्स और डेटा के जरिए समझते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ना सिर्फ एक आम खबर क्यों नहीं है, बल्कि हमारी इकोनॉमी और पब्लिक पॉलिसी का सबसे बड़ा सवाल है। आप सोचने वाली बात यह है कि जब पेट्रोल पंप पर मीटर तेजी से घूमता है तो इसका असर सिर्फ गाड़ी चलाने वालों पर नहीं होता। ट्रांसपोर्ट, सब्जी, स्कूल फीस, पूरी की पूरी इकोनॉमी इसकी लपेट में आती है। तो इस सोर्स के मुताबिक एक बड़ा इन्वेस्टिगेटिव सवाल उठता है, आखिर जनता से क्या छुपाया जा रहा है? क्या इन बढ़ते दामों की वजह सिर्फ दुनिया भर में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या कहानी कुछ और ही है? चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द फ्यूल प्राइस शॉक। हाल ही में जो ₹3 का हाइक आया है, ऑयल कंपनीज के मुताबिक ये तो उनके टोटल घाटे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब अगर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और सप्लाई चेन ऐसी ही रहीं, तो आने वाले समय में ये दाम 25 से ₹30 तक और बढ़ सकते हैं। सच पूछिए तो ये आने वाले महंगाई के तूफान का सिर्फ एक ट्रेलर है। और इस सब का सबसे पहला विजिबल असर कहाँ दिख रहा है? सीधा देश की इकोनॉमी पर। रेटिंग एजेंसीज ने इस बढ़ते एनर्जी कॉस्ट को देखते हुए भारत की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को एक्टिवली कम करना शुरू कर दिया है। कोटक जैसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की एक वार्निंग यहाँ सच में ध्यान देने वाली है। उनका कहना है, द शॉक इज कमिंग एंड इट्स कमिंग बिग। यानी आम कंज्यूमर ने तो अभी तक इस महंगाई का असली क्रशिंग प्रेशर महसूस ही नहीं किया है। असली झटका आना अभी बाकी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द हिडन इन्फ्लेशन चेन। अगर थोड़ा सरफेस के नीचे देखा जाए तो समझ आएगा कि ये इकोनॉमिक डिस्ट्रेस अचानक से नहीं आया। पेट्रोल प्राइस हाइक से बहुत पहले ही अप्रैल महीने में थोक महंगाई दर यानी WPI 8.3% पर पहुंच चुकी थी, जो कि पिछले 40 महीनों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। ये पूरा सिस्टम एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। पहले फ्यूल का दाम बढ़ता है, उससे गुड्स का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है, फिर मार्केट में सब्जी और राशन महंगा होता है, और अंत में ये सारा बोझ सीधा एक मिडिल क्लास परिवार के डेली किचन बजट को हिलाकर रख देता है। पेट्रोल पंप पर बढ़ा ₹1 आगे चलकर कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। तीसरा हिस्सा देखते हैं, स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रियलिटीज। यहाँ दो बिल्कुल अलग बातें सामने आती हैं। ऑफिशियल नैरेटिव कहता है कि ये संकट पूरी तरह से ग्लोबल वॉर का नतीजा है, लेकिन सोर्स का आर्ग्यूमेंट ये है कि इकोनॉमी की जो कोर वीकनेसेस हैं वो डीपली स्ट्रक्चरल है। डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को काफी सालों से अलग अलग पॉलिटिकल नैरेटिव्स के पीछे छुपाया जा रहा था। एक हैरान करने वाला डेटा पॉइंट देखिए, देश की लगभग 40 से 45% आबादी खेती यानी एग्रीकल्चर पर निर्भर है, लेकिन जीडीपी में उनका योगदान सिर्फ 15 से 16% ही है। वहीं दूसरी तरफ जिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए की, वहां ग्रोथ और वर्कफोर्स शेयर दोनों ही काफी लो हैं। बल्कि डेटा एक्चुअली एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का ट्रेंड दिखा रहा है। बड़े सरकारी कैंपेन्स चलाए गए, उसके बावजूद पिछले 12 सालों में मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी शेयर बढ़ने के बजाय 16.7% से गिरकर आज 15.9% पर आ गया है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो तस्वीर और भी अलार्मिंग है। रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्चा जीडीपी का 1% भी नहीं है, सिर्फ 0.6 से 0.7% है। फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार पैसा निकाल रहे हैं, करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए मार्केट से बाहर जा चुके हैं। निफ्टी 50 ने सितंबर 2021 से डॉलर टर्म्स में लगभग 0 नेट रिटर्न दिया है, और रियल जीडीपी ग्रोथ पिछले 7 सालों में स्लो होकर सिर्फ 5.5% रह गई है। ये साफ दिखाता है कि फाउंडेशनल ग्रोथ नंबर्स स्लिप हो रहे हैं। चौथा हिस्सा, द मिडिल क्लास बर्डन। अब इन मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स से निकलकर आम नागरिक, मिडिल क्लास और छोटे बिजनेसमैन की ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। आंकड़े साफ बताते हैं कि 2019 से सैलरीड क्लास की रियल वेजेस या तो बिल्कुल रोकी हुई हैं या एक्चुअली कम हुई हैं। इनकम्स बढ़ नहीं रही, पर महंगाई आसमान छू रही है, और इसका सीधा असर वर्किंग क्लास पर पड़ रहा है, जो अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए हर रोज़ संघर्ष कर रहे हैं। हालात ऐसी हैं कि लोग सर्वाइवल के लिए अपने बैंक अकाउंट्स खाली कर रहे हैं। नेट हाउस होल्ड सेविंग्स 50 साल के सबसे लोएस्ट स्टार पर आ चुकी हैं। बैंक डिपॉजिट्स का शेयर जो पहले 43% था, वो अब गिरकर सिर्फ 35% रह गया है।
और जब बचत खत्म हो जाती है तो शुरू होता है उधार का चक्कर। क्रेडिट कार्ड डेट का एक्सप्लोजन देखिए। जुलाई 2021 में ये 1.32 लाख करोड़ था, जो अब बढ़कर सीधा 3 लाख करोड़ हो गया है। एवरेज ड्यूज दुगने हो चुके हैं। एक बड़ा वर्ग अब कंप्लीटली उधार के पैसे पर सरवाइव कर रहा है। जहां एक तरफ डेट बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग अपनी फ्यूचर प्लानिंग बंद कर रहे हैं। आज की डेट में नई एसआईपी रजिस्ट्रेशन से ज्यादा तादाद तो पुरानी एसआईपी क्लोजर्स की हो चुकी है। मिडिल क्लास कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट से पीछे हट रहा है, जो आने वाले कल की वेल्थ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहा है। आखिरी हिस्सा, अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक पॉलिसी। अब सॉस के मुताबिक इस पूरे संकट पर पॉलिटिकल रिस्पॉन्स क्या रहा है। एक समय पर कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी को बहुत पुश किया जा रहा था, लेकिन अब अचानक नागरिकों से कंजम्पशन कम करने की अपील्स आने लगी हैं। सोना मत खरीदिए, पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, फॉरेन ट्रैवल कैंसिल कर दें, और इन विरोधाभासी नीतियों का सारा ब्लेम डाल दिया जाता है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स पर। इस पूरे विश्लेषण की सबसे मजबूत दलील यही है कि अब वक्त आ गया है कि इमोशनल और डिवाइसिव पॉलिटिक्स से ध्यान हटाया जाए। देश का फोकस वापस इकोनॉमिक अकाउंटेबिलिटी, जॉब्स और इन्फ्लेशन जैसे रियल मुद्दों पर आना ही चाहिए। सिर्फ टेम्पररी अपील से इन डीप स्ट्रक्चरल क्राइसिस को ठीक नहीं किया जा सकता। ट्रू इकोनॉमिक रिकवरी के लिए डेटा की ट्रांसपेरेंसी और ठोस पॉलिसी एक्शन की जरूरत है। दुनिया भर की प्रॉब्लम्स का बहाना आगे करके असली डोमेस्टिक इश्यूज को छुपाने का वक्त अब जा चुका है। तो अंत में एक ही सवाल बचता है, क्या देश कड़े और मुश्किल आर्थिक सवाल पूछने के लिए तैयार है? फ्यूल पॉलिसीज को समझना, डेटा की गहराई तक जाना और अथॉरिटी से जवाब मांगना ही एक जिम्मेदार समाज की पहचान है। इस मुद्दे पर हमें और आपको गहराई से विचार करना होगा।